हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो ये प्रश्न पत्र है यूजीसी नेट प्रथम शिफ्ट का 2023 में जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था उसका। अभी तक हमने इसके जो है वो 25 प्रश्न को पूरा डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम प्रश्न नंबर 26 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, डॉक्टर तुलसीराम ने ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आपसे प्रश्न पूछा गया है डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो आपका आता है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तुलसीराम की मुर्दैया जो इसका इन्होंने ये जो आत्मकथा लिखी थी, ठीक है, यह आत्मकथा इन्होंने दो भागों में विभक्त की थी, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड जो है वो मुर्दैया के नाम से 2010 ईस्वी में, और द्वितीय खंड का नाम मणिकर्णिका 2014 में जो था ये रखा गया था। और ये जो है ये डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। ठीक है, यहाँ पर एक पात्र दिए गए हैं तेज बहादुर सिंह, जो कि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब अगर आप इसके पात्रों को देखें तो जैसे जूठन, मसूड़िया, धीरजा, सोमर, मुनीसर, अम्बिका पांडे, मुन्नर, फिर आपके परशुराम सिंह जो कि हेडमास्टर आते हैं, सकंठा है, कुंदन है, कुसनी भौजी हैं, पत्तू मिसिर है, करपात्री है, हीरा लाल है। ठीक है, ये सब बहुत से पात्र इसमें आपको जो डायरेक्ट देखने के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें अरुण कुमार सिंह भी आते हैं, सुग्रीव सिंह आते हैं। जबकि आपके जो ये तेज बहादुर सिंह है, ये आपको जब आप इसका पूरा इसका अध्ययन करते हैं आत्मकथा का, तब आपको देखने को मिलता है कि ये जो तेज बहादुर हैं ये एक स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और ये एक कम्युनिस्ट नेता हैं आपके तेज बहादुर जो हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जब ये इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं वहाँ पर एक पंक्तियाँ भी वहाँ पे कुछ आती हैं, जैसे हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतली उहे देला गारी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। ठीक है, इस तरह के कुछ पंक्तियाँ जो है वो भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती हैं। आपको पता है ये जो इनका आत्मकथा है, ठीक है, ये आपके साथ इसके शीर्षक रखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो शीर्षक आता है वो भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा आता है अकाल में अंधविश्वास, चौथा आता है मुर्दैया और गिद्ध लोक जीवन। ठीक है, पांचवा जो आता है भूतिया नागिन। ठीक है, छठवां जो आता है चले बुद्ध की राह, और सातवां आता है आजमगढ़ में फाका कशी। तो इस तरह से ये 7 शीर्षक जो थे यहाँ पर रखे गए हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है कि निम्न पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं भी यहाँ पेन ले लूँ। ठीक है, पहले दुर्लभ बंधु को देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष है 1880, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आदर्श बंधु की बात करें 1907, लज्जाराम मेहता का है। चंद्रकांता संतति की बात करें, ठीक है, 1891 है, जो कि आपका देवकीनंदन खत्री का है। पथिक की बात करें 1920, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, और इतिहास तिमिर नाशक की बात करें 1876, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये रचना है। ठीक है, तो इस अनुसार आपके जो सही क्रम आएगा वो सबसे पहले आपका आएगा इतिहास तिमिर नाशक। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दुर्लभ बंधु, उसके बाद आता है आपका चंद्रकांता संतति, फिर आता है आपका आदर्श बंधु, और उसके बाद अंतिम में आपका आता है पथिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 है हमारे पास कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, कथन किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपका निबंध आता है अध्यापक पूर्ण सिंह का, मजदूरी और प्रेम से जो है ये लिया गया है। ठीक है, मजदूरी और प्रेम की अगर बात करें तो इसमें जो इसके शीर्षक दिए गए थे, ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा भेड़ चराने वाले के बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ये भेड़ चराने वाली जो बात आती है आपकी, ये आपका जो शीर्षक है गडेरिए का जीवन, उसमें से ये लिया गया है। इसमें आपके कुल 8 शीर्षक हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, 8 शीर्षकों में पहले आता है हल चलाने वाले का जीवन, गडेरिए का जीवन, मजदूर की मजदूरी,
प्रेम मजदूरी, मजदूरी की कला, मजदूरी और फ़कीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो ये जो आपका आता है भेड़ चराने वाला, ये आपका गडरिये का जीवन शीर्षक से जो है ये लिया गया है। हल चलाने वालों को साधु कहकर संबोधित किया गया है। बाग के माली की बात करें तो इन्होंने एक पंक्ति कही थी, मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। ठीक है, ये जो है आपका ये हल चलाने वाले के जीवन से लिया गया है, ये भी और ये भी आपके दोनों जो है हल चलाने वाले के जीवन से लिए गए हैं। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है ये, मजदूरी और प्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारे पास। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन की फॉर्म को समझ लेते हैं। भारतीय नवजागरण के संबंध में इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन कि नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार की निंदा की है और औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुनियादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, या फिर भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। तो आपको इन 5 में से बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, आपका इसमें चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको बोला गया है यहाँ पे देखिए, भारतीय नवजागरण की बात हो रही है तो नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। ठीक है, पेन ले लेती हूँ मैं। ठीक है यार, पेन लेने गई मैं। ठीक है, ये वाला है ना, तो ये बिल्कुल सही होगा कि नवजागरण का जमाना जो था वो सभ्यताओं के टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। ठीक है, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलनों की निंदा की है, बिल्कुल भी नहीं की है, यह गलत है। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूक के अलावा भारतीय आत्म पहचान का संघर्ष भी रहा है, बिल्कुल संघर्ष रहा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, तो ये हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे, ये सही है। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का समर्थन का सामना करना पड़ा था, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो आपका कुलपति मिश्र हो गए, ग्वाल कवि हो गए और बेनी बंदीजन जो हो गए, ये आपके रीति ग्रंथकार कवि जो हैं माने जाते हैं। ठीक है, ये आपके रीति काल के कवि हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। निम्न में से अविकारी शब्द कौन से हैं। ठीक है, अविकारी शब्द आपको बताना है। ठीक है, विकारी शब्द आपका संज्ञा क्रिया विशेषण, ये आपके विकारी हैं, और अविकारी क्रिया विशेषण हो गए स्मंद बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। ठीक है, ये सारे ही आपके क्रिया विशेषण आते हैं। मैंने अपने वीडियो में एक ट्रिक के ज़रिए भी यहाँ पर विकारी और अविकारी शब्दों की बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से उनको बताया है, चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, बहिष्कार भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष जो है बोला आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये जो है 1927 में ये भीमराव अंबेडकर का जो है ये पत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारे पास। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में आपको लगाना है। जरा और जीर्णता की आगामनी का संचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। तो आपको पता है ये चीज़ हमने थोड़ा लास्ट में पढ़ी थी, है ना, मतलब बीच में से नहीं किया था इसको। डैश से ज़्यादा, तो ये 40 की बात कर रहे हैं। जीवन के सुमुख फन कब उठाता है इंसान, जब 30 का हो जाता है। इसमें जीर्णता, तो 30 के बाद जो है मतलब इंसान के जीवन में ना जीर्णता और ना जर्जरता कुछ भी नहीं होता है, यानी कि आपके ये 35 और 38 के बीच की जो है ये बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है तब से व्यवस्था जो है ये पुतली घर की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये आपका अंतिम
अंतिम की बात है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन सही आएगा वो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको पेन से भी आपको हाईलाइट कर देती हूँ, सी बिल्कुल सही आ जाएगा। सबसे पहला आपका आएगा यहाँ पर कि जीवन के इस मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित किए हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका आएगा इसमें जीर्णता और जर्जरता, यानी कि 30 जो है ये आपका जो है फन उठाए रखता है, ठीक है। जीर्णता और जर्जरता नहीं होती है, ना वृद्धित्व होता है, यानी कि 35-38 के बीच की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है डैश से ज़्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, ये 40 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जर और जीर्णता की आगमनी का संचार काल तुरंत ही, यानी कि 40 के बाद की अवस्था जो है ना, मतलब काल कभी भी आपको हिन हिनाकर बुला सकता है, ठीक है। और लास्ट में आपका आएगा तब से व्यवस्था के पुतली घर इन कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए वो मंच से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, झूठा सच उपन्यास, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी। बिल्कुल यहाँ पर तो हम यहीं से इसको ले सकते हैं कि यहाँ पर पंजाबी पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया। झूठा सच जो है आपको पता 2 भाग में है, पहला भाग 1958 में, दूसरा 1960 में भीष्म साहनी का है ये, ठीक है। उसके बाद आगे कर चलते हैं, नीचे आते हैं, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है, बिल्कुल सही है। बंटी का पूरा नाम जो है वो अरूप बत्रा है, तो आपके तो यहीं पर दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी करवा देती हूँ। आगे आते हैं, निम्न जो आपके निम्न में से भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है कि निम्न में से भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष, उन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आपको पता है कि आपके भारतेंदु के वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, और उसके बाद आपका आता है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है। बहुत इजी है आपका। सबसे पहले आपके जो है वो भारत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी पात्र जो प्रतीक के माध्यम से बताए गए हैं। दूसरा आपका जो है वो भारत दुर्दैव आता है, ठीक है। भारत दुर्दैव के बाद रोग आता है, रोग के बाद जो है आपका आलस्य आता है, और आलस्य के बाद जो है वो आपकी मदिरा आती है, ठीक है, अंत में, है ना। तो आपका जो ये सही क्रम हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहले भारत फिर भारत दुर्दैव, ठीक है। उसके बाद आपका रोग, उसके बाद आपका आलस्य, और उसके बाद आपकी मदिरा जो है ये आती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 37 की बात करें, स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन आपको बताना है कि वाक्यों में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुतम इकाई है, ये उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है। तो देखिए, अगर हम स्वनिम की बात करें तो इसका संबंध मौखिक भाषा से होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द जो है वो लघुतम इकाई है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई होती है, ठीक है, ना कि शब्द की लघुतम इकाई होती है, बल्कि उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई जो होती है, ठीक है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका 2, आपका 4 और आपका 5 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 4 और आपका 5, तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, शरद के संबंध में उपयुक्त कथन आपको बताने। शरद चंद्र के जीवन में आवारा मसीहा से ये जो है वो लिया गया है आपका, ठीक है, कि शरद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, बिल्कुल भी नहीं। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए वो चले जाते थे। शरद बाबू की रचनाओं पर विराज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। अपने भाई की समाधि जो है शरद ने अपने घर के बिल्कुल पास नदी के तट पर बनवा रखी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन सी जो 2, 3 और 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है हमारे पास, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्न दोहा होता है। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चैरी, भाग्य भरोसे जय रहे कुपुरुष भाष ही टेरी,
ठीक है। तो ये आपका, और इसका प्रश्न नंबर कौन सा है ये? प्रश्न नंबर 39 है हमारे पास ये, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 39 का जो आपका सही ऑप्शन होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है ना। 1969 में इसको लिखा गया था, 4 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक, ठीक है। आवारा मसीहा की बात करें, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 है, ठीक है। 4 लिखा नहीं जा रहा यार ढंग से, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देती हूँ। चलिए, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष, यार ये क्या है, इसका जो मैंने आपको प्रकाशन वर्ष बताया वो 1969, ठीक है। आवारा मसीहा 1974, ठीक है। मुरधैया की बात करें 2 भागों में है, 2010 और 2014, ठीक है। प्रेमचंद घर में है, 1944, शिवरानी देवी की है ये, ठीक है। मुरधैया तुलसीराम की। आवारा मसीहा जो है ये शरचंद्र के जीवन पर लिखी है विष्णु प्रभाकर ने, ठीक है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं, ठीक है। तिलक के बारे में इन्होंने बातें पूछी हुई हैं कि गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की है कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कर्मण गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जाता है। तो ये जहाँ पे नकारात्मक भाव रहता है वो आपका पॉइंट पहले ही बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं, गलत है ये। तिलक के उपदेश तत्कालीन समाज में वीरता निर्भीकता और सच्चाई के साथ बड़े उपदेश दिए थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं कि गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म का न्यास का मार्ग है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये भी गलत है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आज हम इतने ही प्रश्न को डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। आगे वाले प्रश्न हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।